चलिए स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बीपीएससी के 50 महत्वपूर्ण सवाल का डिस्कशन आपके सामने रखने जा रहे हैं। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप लोग को लाइव ये सुविधा हम लगातार देते रहेंगे। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन ले करके आराम से इन प्रश्नों को देखेंगे, है ना, ताकि अधिक से अधिक फायदा आप इसका उठा सकें। तो हम लोग आज 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका को किस देश ने भेंट की थी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक स्टैचू है, आपने देखा होगा सिंह वाला, एक लेडी का स्टैचू है जो अमेरिका को गिफ्ट के रूप में किसी से मिला है। तो प्रश्न यही है कि अमेरिका को किस देश से ये गिफ्ट मिला था? तो मिला है अमेरिका को फ्रांस से। कहां से मिला है? फ्रांस से मिला है, इसको नोट कर लीजिएगा। फ्रांस से मिला है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की स्थापना जो की गई थी फ्रांस की क्रांति के समय की गई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति के 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये भारत के संविधान में भी हम लोग अपनाए हैं। यानी भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द, यानी कि लिबर्टी, फ्रीडम जिसको बोलते हैं, लिबर्टी स्वतंत्रता, समानता इक्वलिटी, लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये जो शब्द है ये कहां से लिया गया है? ये फ्रांस की क्रांति से ये शब्द आया था और वहीं से हम लोग ये शब्द अपने संविधान में भी अपना लिए हैं। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए को मिला है किससे? फ्रांस से। वैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। और यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। ये पोटामैक नदी के किनारे स्थित है वॉशिंगटन डीसी। और पोटामैक नदी हडसन नदी की ट्रिब्यूटरी है, हडसन रिवर की सहायक नदी है। इतनी बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। एलोरा गुफाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? एलोरा गुफा आपने सुना होगा। एलोरा गुफा का अधिकांश निर्माण कार्य राष्ट्रकूट वंश के समय किया गया था। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में एक बड़ा राजवंश था, एक बड़ा डायनेस्टी थी, एक बड़ी डायनेस्टी थी जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश जिसकी स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। दंती दुर्ग आपने नाम सुना होगा। मान्यखेट इसकी राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट और दंती दुर्ग संस्थापक था। समझ में आ रहा है बात? तो एलोरा गुफा में अधिकांश निर्माण कार्य करवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। एलोरा गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आता है। और ये प्रश्न ये है हमारा कि एलोरा गुफाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है। तो यह सभी गुफाएं बौद्ध धर्म की हैं। बिल्कुल गलत उत्तर है, क्योंकि सारी गुफाएं बौद्ध धर्म की नहीं, कुछ गुफाएं इसमें बौद्ध धर्म की है, लेकिन सारी गुफाएं बौद्ध धर्म की नहीं है। इनमें से अधिकांश गुफाएं बौद्ध धर्म की हैं, ये भी गलत है। कुछ गुफा बौद्ध धर्म की हैं, अधिकांश नहीं, कुछ गुफा है बौद्ध धर्म की। ध्यान रखिएगा। तो ए और बी दोनों आंसर गलत है। पूछा है कौन सा सही है। थर्ड पढ़ता हूं ऑप्शन। इनमें से अधिकांश गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है। अधिकांश जो गुफा है इसमें वो हिंदू रिलीजन यानी हिंदू धर्म से अधिकांश गुफाएं संबंधित है। ये सही उत्तर है, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश के लोग हिंदू धर्म के फॉलोअर थे। उसमें अधिकांश जो किंग थे वो शैव धर्म को मानते थे, शिव के उपासक थे। अधिकांश राजा राष्ट्रकूट वंश के शिव के उपासक थे, शैव थे। इसलिए आपने सुना होगा कि एलोरा में एक मंदिर भी है जिसका नाम है कैलाश मंदिर, जिसका नाम है कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम एक राजा था जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सभी गुफाएं नहीं, बल्कि इनमें अधिकांश गुफाएं हिंदू धर्म की हैं और कुछ गुफाएं बौद्ध धर्म की भी हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा सी। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पर यह है। भारत के किस शहर को उद्यान का शहर कहा जाता है? गार्डन सिटी के नाम से भारत का
कौन सा शहर जाना जाता है? ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। इसका सही उत्तर है बी बेंगलुरु। उद्यान शहर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। आप जानते हैं कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। भारत में वैसे नोएडा में भी बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब है, लेकिन बेंगलुरु में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक हब है। आप जानते हैं कि जो सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन एक नदी है। एक्चुअली में सिलिकॉन अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक नदी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो डेजर्ट है, एरिजोना डेजर्ट, उसी डेजर्ट से एक नदी बहती है, सिलिकॉन नदी। उस नदी के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है। तो दुनिया में जहां जहां भी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग लगता है, उस सारे जगह को वहां का सिलिकॉन वैली नाम दे देते हैं। लेकिन रियल में सिलिकॉन वैली पूछा जाए कहाँ है, तो यूएसए में है, अमेरिका में है। अमेरिका में अरिजोना मरुस्थल में। वैसे एक बहुत पते की बात आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री हो, इंडस्ट्री हमेशा क्लाइमेटिक कंडीशन को देखकर भी लगाया जाता है। हर उद्योग हर एक क्लाइमेट के लिए सुटेबल नहीं होता। कई सारे उद्योग ऐसे हैं जो ऐसे स्थानों पर लगाए जाते हैं जहां पर वर्षा कम होती है। कई सारे उद्योग ऐसे हैं जो ऐसे स्थानों पर लगाई जाती है जहां वर्षा होती है। कई ऐसे उद्योग है जो गर्मी को सपोर्ट करने वाले जगह पे लगाए जाते हैं, तो कहीं ठंडी को सपोर्ट करने वाले जगह पे लगाए जाते हैं। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है, वो बहुत छोटा होता है और छोटे छोटे सामान का कीमत कई हजार होता है। ऐसे में अगर उसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को ऐसे जगह पे लगाया जाए जहां काफी बारिश होती है, तो उसमें जंग लगने का खतरा बढ़ जाएगा। उससे हमारा एक बड़ा नुकसान हो सकता है। कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हमेशा उस स्थान पर लगाया जाता है जहां पर वर्षा कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हमेशा उस स्थान पर लगाया जाता है जहां वर्षा कम होती है। खासकर डेजर्ट एरिया को चुना जाता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए। इसीलिए अमेरिका के कैलिफोर्निया का जो डेजर्ट एरिया है, जहां सिलिकॉन नदी बहती है, वहां बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लगा हुआ है। इसीलिए दुनिया में जहां जहां भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री लगता है, उसे वहां का सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं, लेकिन रियल सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो अमेरिका में है। चंडीगढ़ के बारे में आप जानते हैं। चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा इन दोनों की राजधानी भी है और चंडीगढ़ हाईकोर्ट, इन तीनों का हाईकोर्ट भी है। चंडीगढ़ वैसे केंद्र शासित प्रदेश भी है। यहाँ कैपिटल म्यूजियम है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कैपिटल म्यूजियम है जिसे 2016 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है जहां डल झील है। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है जहां भारत के सबसे ज्यादा रिच टेम्पल पद्मनाभम स्वामी मंदिर है तिरुवनंतपुरम में। ध्यान रखिए इतनी बातों का, काफी सवाल आपके निकल जाएंगे इससे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4, भारतीय उपमहाद्वीप के 3 महत्वपूर्ण नदियों के स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के समीप है। भारतीय उपमहाद्वीप, देखो भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब होता है सिर्फ इंडिया नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब इंडिया नहीं, बल्कि इंडिया के आसपास जितने भी कंट्री हैं, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस सारे देश को मिलाकर हम बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसको बोला जाता है कंप्लीटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के आसपास जितने भी देश हैं उन सभी देशों को मिलाकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम दिया गया है। तो कह रहे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3 नदी बहती है और तीनों नदी निकलती है मानसरोवर झील के समीप से। वो कौन सी 3 नदी है जो मानसरोवर झील से नहीं बल्कि उस झील से निकलती होगी और उसके आसपास से निकलती होगी? वो 3 नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ये 3 नदी निकलती है मानसरोवर झील के आसपास से। मैं बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी, नोट भी करते चलना है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के अंदर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमान युंग डुंग ग्लेशियर। चेमान युंग डुंग ग्लेशियर ये मानसरोवर झील के अंदर ही है। यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के अंदर चेमान युंग डुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो या यारलुंग जांगबो के नाम से जानते हैं।
सांगपो का मतलब तिब्बती भाषा में, तिब्बतियन लैंग्वेज में सांगपो का मतलब होता है पवित्र नदी। सांगपो तिब्बती भाषा में सांगपो मीन्स हॉली रिवर, पवित्र नदी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत के लोग, खासकर बौद्ध धर्म के लोग पवित्र मानते हैं, इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, सांगपो या यारलुंग जांगबो के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार जब ब्रह्मपुत्र आ जाती है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, तब इसका नाम पड़ जाता है दिहांग नदी। जब ये असम में आती है ब्रह्मपुत्र, तो इसका नाम असम में पड़ता है ब्रह्मपुत्र। रियल में ब्रह्मपुत्र नाम से ब्रह्मपुत्र कहाँ जानी जाती है, असम में आने के बाद, असम में। फिर बांग्लादेश में भी इसे ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। लेकिन जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी में तिस्ता नदी आके मिलती है, आपने सुना होगा तिस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। सिक्किम में ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर, सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से तिस्ता निकलती है और तिस्ता के मिल जाती है कहाँ, तिस्ता आकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में, बांग्लादेश में। जब तिस्ता ब्रह्मपुत्र में मिलती है तब ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। यानी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र भी बोलते हैं, लेकिन जहां से तिस्ता मिल जाती है वहां से इसका नाम पड़ जाता है जमुना। तिस्ता नदी के पानी के बंटवारे का विवाद है बांग्लादेश और भारत के बीच, बांग्लादेश और भारत के बीच तिस्ता नदी के पानी के बंटवारे का विवाद है, याद रखिएगा। सिंधु नदी भी निकलती है, मानसरोवर झील से तो नहीं निकलती, ये उसके आसपास में एक जगह है जिसका नाम है सिंगी खंबाब। सिंगी खंबाब एक ग्लेशियर है, वहां से सिंधु नदी निकलती है। और सतलज नदी निकलती है, मानसरोवर के पास एक झील है जिसका नाम है राकस ताल या राक्षस ताल, वहां से निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी इंडिया में सिपकिला पास से क्रॉस करती है, एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है सिपकिला दर्रा, वहां से इंडिया में प्रवेश करती है सतलज नदी। कौन से दर्रे से, सिपकिला दर्रे से। याद रखिएगा, तिब्बत से कोई भी नदी हो या कोई व्यक्ति हो, अगर भारत आना है तो कोई ना कोई दर्रा से ही क्रॉस करना पड़ेगा। तो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है कहां से, सिपकिला दर्रा से, हिमाचल प्रदेश में। तो ये तीनों नदियों का उद्गम मानसरोवर झील के आसपास है। यही प्रश्न पूछ रहा था। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, ये तीनों नदी को हिमालय के सेंस में इन तीनों नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदी आपने नाम सुना होगा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर इसका मतलब होता है कि ऐसी नदियां जो पर्वत के बनने से पहले की हो, ऐसी नदियां जब पर्वत नहीं थी तब भी बहती थी, तो उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर, यानी पूर्ववर्ती नदी। और ऐसी नदियां जिसका निर्माण पर्वत के बनने के बाद हुआ है उसे बोलते हैं कंसिक्वेंट रिवर, हिंदी में बोलते हैं अनुवर्ती नदी, है ना। आपने सुना होगा पर्वतों में गहरे गहरे गॉर्ज का निर्माण होता है, किस कारण से होता है, क्योंकि नदी पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती नदी ही गहरे गहरे गॉर्ज का निर्माण कर सकती है, वरना ऐसी नदी जो पर्वत के बन जाने के बाद बनी है वो नदी कभी भी गॉर्ज का निर्माण नहीं कर सकती। गहरे गॉर्ज का निर्माण वही नदी कर सकती है जो पूर्ववर्ती हो, जो जिसका निर्माण पर्वत के बनने से पहले हुआ है उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। वो पर्वत को काट कर बहती है, इसीलिए गॉर्ज का निर्माण हो जाता है। और जो नदी पर्वत के बनने के बाद बनी है उसे अनुवर्ती नदी कहते हैं। अनुवर्ती नदी जो होती है वो पर्वत को काट नहीं पाती बल्कि पर्वत के स्लोप के अकॉर्डिंग बहती है, तो उसको अनुवर्ती नदी कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हिमालय के सेंस में क्या है, पूर्ववर्ती नदी है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पर यह रहा। जावर खान, जावर माइंस, खान का मतलब माइंस, जो जावर माइंस है वो किस चीज के लिए महत्वपूर्ण है, कौन से माइंस से आप जानते हैं कि मिनरल्स निकलते हैं, माइंस से मिनरल्स निकलते हैं, सोना, लोहा, चांदी, बॉक्साइट जो भी है वो सब कहां से निकलता है, माइंस से निकलता है। तो पूछ रहा है कि जावर माइंस किस मेटल के लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, तो जस्ता के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, जस्ता के लिए। जावर माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है, जिंक के लिए, जस्ता के लिए। इसको आप नोट कर लीजिए, जावर माइंस ये अरावली पर्वत में पड़ता है। जावर माइंस कहां पड़ता है, उदयपुर में, उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर। क्वेश्चन आ जाए कि जावर माइंस कहां है, तो राजस्थान के उदयपुर में है। और किस पहाड़ में है, अरावली पर्वत में है। किस पर्वत में है, अरावली पर्वत में है। आप अरावली पर्वत के 3 माइंस नोट कर लीजिए, जावर माइंस जस्ता के लिए, जिंक के लिए, जावर माइंस जिंक के लिए। दूसरा सेकंड आप समझ लीजिए, जावर माइंस जिंक के लिए। अरावली पर्वत में दूसरा जो माइंस है वो मकराना है। मकराना जयपुर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर एक माइंस है मकराना। मकराना एक जगह है,
राजस्थान में। मकराना जो माइंस है वहां से व्हाइट मार्बल निकाला जाता है। वहां से क्या निकाला जाता है? सफेद संगमरमर, व्हाइट मार्बल निकाला जाता है मकराना माइंस से। यह भी अरावली पर्वत में राजस्थान में है। इसके बाद एक और माइंस है खेतड़ी माइंस। खेतड़ी, ये अलवर के पास पड़ता है खेतड़ी माइंस। यहाँ से कॉपर निकाला जाता है, तांबा निकाला जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वत में 3 माइंस आप लोग याद रखिए। जावर माइंस जिंक के लिए उदयपुर में है। जयपुर के पास मकराना माइंस जहां से व्हाइट मार्बल निकाला जाता है। और खेतड़ी माइंस अरावली में अलवर के पास स्थित है। याद रखिएगा। ये जो मैंने बताया कि मकराना माइंस में व्हाइट मार्बल मिलता है, कहते हैं कि ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां ने जो अपने बेगम की याद में जो ताजमहल का निर्माण किया था, वहां उस ताजमहल के निर्माण के लिए, उस प्रेम की इमारत के निर्माण के लिए मंगवाया गया था संगमरमर। कहां से? ये मंगवाया गया था मकराना माइंस से ही। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। पेनाइन पर्वत, पेनाइन एक पर्वत का नाम है। अपलेसियन भी एक पर्वत है। पेनाइन यूरोप में है, अपलेसियन अमेरिका में है, और अरावली पर्वत भारत में है। ये तीनों पर्वत किसके उदाहरण हैं? तो देखिए, ये तीनों पर्वत प्राचीन पर्वत तो है ही, प्राचीन है। तीनों क्या है भैया? प्राचीन पर्वत है, और तीनों के तीनों बलित पर्वत है। इसका आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। यानी इसका आंसर इनमें से एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक प्राचीन बलित पर्वत भी है और बलित पर्वत भी है। तो पेनाइन, अपलेसियन, अरावली, ये तीनों प्राचीन पर्वत भी है और बलित पर्वत भी है। लेकिन आज ये तीनों पर्वत इतना घिस गया है, इतना घिस कर नीचे रह गया है कि अब इसका अस्तित्व खत्म होने को है। यानी कि अब एक जमाना था जब हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था। आप जानते हैं कि बलित हिमालय क्या है? न्यू फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। आज जितने भी ऊंचे पर्वत शिखर हैं वो किसमें है? फोल्ड माउंटेन में ही है। पर ये तीनों ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, और आज इतना दिन इन लोगों के बने हुए हो गया इन तीनों पर्वतों को कि घिस करके हवा से, पानी से घिस कर आज इतना नीचे रह गया है कि अब इन पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। रेसिड्यूअल माउंटेन, बचा खुचा पर्वत के नाम से इसे जानते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जब बना था तो ये क्या था? बलित पर्वत था। तो तीनों किसके एग्जाम्पल है? प्राचीन बलित पर्वत के। इसलिए आंसर हो जाएगा ई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, लगभग 90% के बराबर, लगभग 90% के बराबर प्रश्न यहां से है, बराबर वार्षिक मत्स्य आपूर्ति कहां से होती है? 90%, दुनिया का 90% मछली कहां से आपूर्ति की जाती है? ऑप्शन ए है अंतःस्थली जल। अंतःस्थली जल का मतलब नदी, तालाब, झील, इसको बोलते हैं अंतःस्थली जल। पेरू का समुद्री तट, महाद्वीपीय मग्न तट, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, खुला सागर, ओपन सी। इसमें जो सही उत्तर होगा वो सी होगा, महाद्वीपीय मग्न तट। दुनिया का 90% मछली जो है वो महाद्वीपीय मग्न तट से पकड़ा जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से पकड़ा जाता है। और आपको बता दें स्टूडेंट्स कि महाद्वीपीय मग्न तट का, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सबसे ज्यादा विस्तार, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक ओशियन में सबसे ज्यादा महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विस्तार है। अगर पूछा जाए कि सर ये महासागर में कहां मिलता है, महाद्वीपीय मग्न तट महासागर में कहां मिलता है, तो आप देखेंगे कि महाद्वीपीय मग्न तट आपको मिलेगा बीच के बाद। बीच जहां पर हम बैठकर स्नान करते हैं या फोटो शूट करते हैं उसको बीच कहते हैं, पुलीन कहते हैं हिंदी में। जैसे ही आप बीच से बाहर जाइएगा, आगे बढ़िएगा आप समुद्र के तरफ, तो लगभग 100 फैदम, याद रखिएगा 100 फैदम, लगभग 186 मीटर, 100 फैदम की गहराई पर आपको मिलेगा महाद्वीपीय मग्न तट। यहीं पर सबसे ज्यादा मछली पकड़ा जाता है। और जैसे ही आप चले जाएंगे 2000 से 3000 मीटर की गहराई पर, तो वहां मिलेगा महाद्वीपीय मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। और जैसे ही आप जाएंगे 4000 से 5000 मीटर की गहराई पर समुद्र के अंदर, तो उसको बोलते हैं महासागरीय मैदान। तो इस तरीके से ये महासागर के अंदर का रिलीफ है। उच्चावच पूछा जाए कि समुद्र में प्रवेश करेंगे वहां क्या मिलेगा? पुलीन, बीच मिलेगा। उसके बाद 100 फैदम की गहराई पे क्या मिलेगा? महाद्वीपीय मग्न तट। उसके बाद 2000 से 3000 मीटर की गहराई पर क्या मिलेगा? महासागरीय मग्न ढाल। उसके बाद मिलेगा 4000 से 6000 मीटर की गहराई पर मिलेगा आपको महासागरीय मैदान। और उसी में
समुद्र के किनारे में थोड़ा बढ़िएगा तो मिलेगा ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है गर्त। तो ये पूरा रिलीफ कभी क्लास लूंगा मैं, लेकिन तत्काल इतना समझिए कि सबसे ज्यादा मछली महाद्वीपीय मग्न तट पर पकड़ा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बी की बात जहां तक करते हैं आप, इसमें बी क्यों नहीं होगा? पेरू के समुद्री तट से भी मछली पकड़ा जाता है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? दुनिया का 90% वार्षिक मत्स्य आपूर्ति की बात किया है। दुनिया के 90% वार्षिक मत्स्य आपूर्ति की बात की गई है स्टूडेंट्स। इसलिए पेरू का समुद्र तट भी मछली पकड़ा जाता है, लेकिन पूरे दुनिया का है। इसलिए आंसर क्या होगा? दुनिया में जहां जहां मग्न तट है, पेरू का भी समुद्र तट जो है ना, वहां भी मग्न तट पर ही मछली पकड़ा जा रहा है। ये किसी एक महासागर की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे दुनिया का 90%। तब आंसर क्या हो जाएगा? महाद्वीपीय मग्न तट, इसीलिए सही होगा। क्लियर है? एक बार यस लिख दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगला चलते नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि किस क्षेत्र में होता है? निर्वाह कृषि का देखिए, कृषि दो प्रकार का होता है। एक होता है निर्वाह कृषि, एक होता है व्यवसायिक कृषि। निर्वाह कृषि और व्यवसायिक कृषि होता है। निर्वाह कृषि का मतलब यदि आप अपने उपज को अपने यूज के लिए करते हैं, अगर यदि अपने उपज को आप अपने यूज के लिए अगर उपजाते हैं कोई चीज, तो उसे बोलते हैं निर्वाह कृषि। देखिए, निर्वाह कृषि तो नदी, मुख्य नदी, घाटी, डेल्टा में भी होता है, लेकिन गहन निर्वाह कृषि की बात कर रहा है। गहन निर्वाह कृषि का मतलब श्रम प्रधान। श्रम प्रधान का मतलब कि ज्यादातर लोग प्रत्यक्ष रोजगार में लगे हैं, उसको बोलते हैं गहन निर्वाह कृषि। ये किस क्षेत्र में ज्यादातर होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु में। भूमध्य सागरीय जलवायु में गहन निर्वाह कृषि होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु यानी मेडिटेरियन सी क्लाइमेट कितने से कितने डिग्री के बीच मिलता है? तो ये हर एक महादेश में, हरे भूमध्य सागरीय जलवायु कहने का मतलब ये नहीं है कि केवल भूमध्य सागर के पास मिलेगा। नो डाउट भूमध्य सागर के पास तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ आपको दुनिया के हर एक जगह पर 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच, दोनों ही गोलार्ध में, दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों हेमिस्फीयर में, प्रत्येक कॉन्टिनेंट में 30 to 40 डिग्री के बीच पश्चिमी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु मिलता है। नोट कर लीजिएगा। बस भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ मिलेगा? भूमध्य सागर के आसपास मिलेगा। साथ ही साथ प्रत्येक कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हर एक महादेश में 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच क्या मिलता है? भूमध्य सागरीय जलवायु। इसकी एक खास विशेषता है कि यहाँ जाड़े में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में जाड़े में वर्षा होती है। केवल एक दुनिया की एकमात्र ऐसी जलवायु जहां जाड़े में वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय जलवायु। और ये जलवायु शराब उद्योग के लिए फेमस है, वाइन इंडस्ट्री। दुनिया में सबसे ज्यादा वाइन बनाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु में। इसी में पेरिस है। पेरिस को सूरा और सुंदरियों का नगर कहा जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में सबसे ज्यादा वाइन बनाया जाता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन शराब कहाँ बनता है? भूमध्य सागरीय जलवायु में। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो गहन निर्वाह कृषि भूमध्य सागरीय जलवायु में होता है। दुनिया की एकमात्र ऐसी जलवायु जहां जाड़े में वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न भी भूमध्य सागरीय जलवायु से ही मिल गया। भूमध्य सागरीय जलवायु में जो कृषि होती है वो किस किस चीज की कृषि होती है? ग्रीष्मकालीन वर्षा की बृहद मात्रा पर निर्भर करती है। अभी मैंने बताया है कि ग्रीष्म काल में यानी समर में वहां वर्षा नहीं होती। दुनिया की एकमात्र ऐसी जलवायु जहां जाड़े में वर्षा होती है उसे भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। तो भाई यहाँ पर कह रहा है भूमध्य सागरीय कृषि गर्मी के वर्षा पर निर्भर करता है। तो क्या हुआ? आंसर ऐसे ही गलती हो गया, क्योंकि तो गर्मी में तो वहां वर्षा होती ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है अंगूर, जैतून और संतरा और अंजीर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ खट्टे और रसदार फल की प्रधानता है, तभी तो शराब उद्योग फेमस है। सबसे ज्यादा शराब यहाँ क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ अंगूर, जैतून, संतरा और अंजीर की खेती की जाती है। अब सारे खट्टे फल हैं, सारे रसदार फल हैं, तो कितने फलों का आप सेवन कीजिएगा डायरेक्ट? उसका बाई प्रोडक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। तो बाई प्रोडक्ट के रूप में वाइन बनाया जाता है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अंगूर, जैतून, अंजीर, संतरा कहाँ उगाया जाता है? भूमध्य सागरीय जलवायु में। आपको याद होगा मौर्य काल में एक राजा है अशोक। मौर्य काल में एक अशोक राजा थे। उनके अशोक नहीं, सॉरी, बिंदुसार। मौर्य काल में अशोक भी थे, पर उनके पिताजी जो बिंदुसार थे, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस का दूत डाइमेकस आया था। क्या लेकर? अंजीर, अंगूर, जैतून,
इन सब चीजों को लेकर आया था दरबार में ताकि बिंदुसार को खुश किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देने के समय, भारत के राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने के समय या उनकी मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो जाता है, तो उस समय उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिए हैं या उनकी डेथ हो गई है और उसी समय उपराष्ट्रपति भी भारत का कोई नहीं हो, तो उस समय राष्ट्रपति के कार्यभार को कौन संभालेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। यानी राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिए, रिजाइन दे दिए या वो मर गए हैं और उस समय उपराष्ट्रपति का भी चुनाव नहीं हुआ है, तब कौन भारत के राष्ट्रपति का पद संभालेगा 6 महीने के लिए? भारत का मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर ये भी नहीं हो, मान लो भाई बदकिस्मती से ये भी गायब हो, तब कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, इनके बदले में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो संभालेगा। क्लियर है? तो भारत के मुख्य न्यायालय, लेकिन नियम है कि राष्ट्रपति का पद 6 महीने से अधिक खाली नहीं रहना चाहिए, यानी 6 महीने के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना होगा। ये नियम है कि 6 महीने तक ही उनके बदले में कोई भी कार्य करेगा, 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि भारत के राष्ट्रपति के न रहने पर जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का कार्य करेगा उसको सारी सुविधाएं राष्ट्रपति वाला ही मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया बात? राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं उसको मिलेंगी जब तक वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में अंतर है। अमेरिका में यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, अमेरिका में यदि राष्ट्रपति मर जाता है या फिर त्याग पत्र दे देता है, तो बाकी बचे समय के लिए उपराष्ट्रपति ही वहां का राष्ट्रपति हो जाता है। मान लीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल है, भारत के राष्ट्रपति का 5 साल, तो अमेरिका में मान लीजिए 2 साल के अंदर ही जो बाइडेन का डेथ हो जाता है, तो बाकी जो 2 साल होगा वो कमला हैरिस, जो उपराष्ट्रपति है वर्तमान में, कमला हैरिस, वही राष्ट्रपति का कार्य संभाल लेंगी। चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। भारत में नियम क्या कहता है, अगर राष्ट्रपति का मृत्यु होता है, डेथ होता है, अब त्याग पत्र देते हैं, तो उनके जगह कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो केवल 6 महीने के लिए। इसके बाद 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, नया राष्ट्रपति बन जाना चाहिए। पर अमेरिका में क्या है कि वही उपराष्ट्रपति ही बाकी समय के लिए राष्ट्रपति हो जाता है। एक अंतर तो ये है। दूसरा अंतर है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल वहां 4 साल का, यहाँ 5 साल का। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जो शब्द है ये तो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति की स्थिति है वो ब्रिटेन की महारानी के जैसा है। खाली अंतर यह है कि ब्रिटेन के महारानी का चुनाव नहीं होता बल्कि वो वंशानुगत है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन स्थिति लगभग ब्रिटेन के महारानी के जैसा ही भारत के राष्ट्रपति का है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में सही नहीं है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप लोग भी आंसर देते रहिएगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कौन सही नहीं है पूछ रहा है। ध्यान रहे, हम लोग एग्जाम में गलती और करते हैं। टेस्ट पेपर देने का फायदा यही होता है कि जो गलती करना है पहले कर लो। नहीं है बिना पढ़े आंसर देते हैं। नहीं है पूछ रहा है तो उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय तक के जज की, सभी जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। केवल जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। तो आंसर ए का क्या? ये सही है, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, सही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के सभी जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत, ये नहीं है सही, राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत नहीं बल्कि इनके कार्यकाल फिक्स होता है। इनका कार्यकाल फिक्स होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 65 साल और हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल 62 साल, ये फिक्स है। जो व्यक्ति जज बनेगा वो 62 वर्ष की उम्र तक जज रहेगा और हाई सुप्रीम कोर्ट में अगर है तो 65 वर्ष की उम्र तक वो जज रहेगा। यही गलत है। राष्ट्रपति के प्रसाद इच्छा पर्यंत नहीं बल्कि उसकी टाइम पीरियड फिक्स है। उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। पटना हाईकोर्ट के जज को चंडीगढ़ हाईकोर्ट भेजा जा सकता है। उसे प्रमाणित
अभद्र। प्रमाणित अभद्र का मतलब ये प्रमाणित कर दिया जाए कि भैया इन्होंने अभद्र व्यवहार किया है या ये असमर्थ हैं, तो उस आधार पर इनको महाभियोग चला के हटाया जा सकता है। ध्यान रहे बात का। ना पूछेगा कि सर इनको प्रमाणित कौन करेगा? जज जो है, जज तो खुद ही जज हैं, तो जज के अभद्र आचरण का जांच कौन करेगा? तो मैं बता दूं कि इनके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ही हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। मैं बता दूं कि यदि हाई कोर्ट के किसी जज के ऊपर महाभियोग टर्म इनके लिए सही नहीं है, लेकिन प्रक्रिया सेम फॉलो होता है, इसलिए महाभियोग बोल देते हैं। तो हाई कोर्ट के जज, अगर मान लीजिए मैं राज्यसभा का सांसद हूं और मुझे किसी जज के अभद्र आचरण के बारे में पता चला है, तो मैं उनके खिलाफ क्या लाऊंगा? महाभियोग लाऊंगा राज्यसभा में। मैं राज्यसभा के मेंबर हूं तो राज्यसभा में लाऊंगा। अगर मैं लोकसभा के मेंबर होता तो लोकसभा में लाता। यानी कि हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आप लोकसभा राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं। पहले ऐसा नियम नहीं कि पहले लोकसभा में लाओ पहले राज्यसभा में लाओ, ऐसा नियम नहीं है। आप लोकसभा में भी ला सकते हैं, आप राज्यसभा में भी ला सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में इसे अगर मान लीजिए मैं मेंबर हूं राज्यसभा के, तो राज्यसभा में भी हम चाहते हैं कि इस जज के खिलाफ हमें महाभियोग लाना है, तो क्या होगा? इसमें क्या किया जाएगा? हमें कम से कम 50 सांसद का हस्ताक्षर होना चाहिए। जब तक 50 सांसद का समर्थन नहीं मिलेगा, महाभियोग की प्रक्रिया दूर की खिचड़ी है। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं राज्यसभा के मेंबर हूं और मैं लाना चाहता हूं महाभियोग, तो हमें 50 सांसदों से समर्थन लेना पड़ेगा महाभियोग के लिए। उसके बाद हम स्पीकर को देंगे, यानी चेयरमैन को देंगे। राज्यसभा में स्पीकर नहीं होता, चेयरमैन होता है। मैं चेयरमैन को दूंगा एप्लीकेशन, देखिए जी 50 लोगों का साइन भी है, इस जज के खिलाफ हमको चलाना है महाभियोग। तो जो चेयरमैन है वो क्या करेंगे? 3 जजों की टीम बनाएंगे, 3 जजों की टीम बनाएंगे और चेक करने के लिए कि क्या ये व्यक्ति जो महाभियोग लाने जा रहा है, इनके अभद्र व्यवहार पर क्या इन्होंने अभद्र व्यवहार किया भी है, ये केवल बदले की भावना से किया जा रहा है, केवल बदले की भावना से तो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है भाई कि पहले 3 जज जांच करते हैं और जांच में प्रमाणित हो जाता है, तब ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होता है। और इसमें विशेष बहुमत से राज्यसभा में पारित होना चाहिए। उसके बाद सेम अगर यहाँ पारित हो गया तो वही सेम प्रपोजल चला जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में भी उसे विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रहे, सेशन बदलना नहीं चाहिए। अगर मानसून सेशन में आया है तो मानसून सेशन में होना चाहिए, अगर विंटर सेशन में आया तो विंटर सेशन उसी सेशन में पारित होना चाहिए। सेशन चेंज हुआ तो दोबारा फिर से प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाना इतना आसान काम नहीं है। इसका सही उत्तर हो गया बी, ये गलत है ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे देता है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट को किसे प्रस्तुत करता है भाई? चलिए बताइए। पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, दूसरा ऑप्शन है वित्त मंत्री को, तीसरा ऑप्शन है संसदीय कार्य मंत्री को, चौथा ऑप्शन है संसद को। तो देखिए लोक लेखा समिति की बात कर रहा है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको देगा? संसद को देगा, स्पीकर को देगा। आप जानते हैं कि लोक लेखा समिति का काम क्या है? कैग, भारत सरकार और राज्य सरकार के लेखा की जांच कौन करता है? भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो ऑडिट है वो कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग करता है। और कैग जो रिपोर्ट बनाता है भारत के लेखे की जांच करके, वो रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। अगर केंद्र सरकार के खर्चों की जांच कर रहा है कैग, तो अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। यदि राज्य सरकार के खर्चों की जांच कर रहा है कैग, तो अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देगा। ध्यान रखिएगा, कैग अलग अलग नहीं होता, राज्य और केंद्र का कैग कॉमन होता है। कैग अनुच्छेद 148 में है। कैग अपनी जांच रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को केंद्र में और राज्य में राज्यपाल को। फिर राष्ट्रपति उसे स्पीकर के माध्यम से लोक लेखा समिति में रखते हैं। राष्ट्रपति किसको दे देते हैं? स्पीकर को। और स्पीकर किसको दे देता है? लोक लेखा समिति को। जब वो जांच कर लेता है तो जांच करने के बाद फिर किसको लौटा देगा? स्पीकर को ही लौटा देगा, संसद को ही लौटा देगा। यानी कि लोक लेखा समिति कैग के रिपोर्ट की जांच करता है। इसका काम समझ में आ गया। दूसरा काम क्या है भैया इसका? समय समय पर और भी लेखा संबंधी जो कार्य है वो लोक लेखा समिति करती है। लोक लेखा समिति का गठन पहली बार 1921 में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम
1919 के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत 1921 में लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी का गठन हुआ था और इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। ऐसी परंपरा है, कोई नियम नहीं है, ऐसी परंपरा है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा हमेशा विपक्ष का कोई व्यक्ति होगा, हमेशा विपक्ष का ही कोई व्यक्ति होगा। ऐसी परंपरा है। इस परंपरा को तोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि ये कानून नहीं है, परंपरा है तो तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन अभी तक तोड़ा नहीं गया है। इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का व्यक्ति होता है। पूरे लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसका जो नियुक्ति होता है लोक लेखा समिति में मेंबर्स और इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति होता है वो स्पीकर के द्वारा होता है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, संसद को। समझ में आ रहा होगा, बहुत सारा जीके आप लोग को मिल रहा होगा। अगला प्रश्न आते हैं, भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, ये जो रीट है इसको जारी करता है उच्च न्यायालय भी और उच्चतम न्यायालय भी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। आंसर क्या हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा ई। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों, तो इसका आंसर डी भी लगाएंगे तो सही होगा, इसका आंसर ई लगाएंगे तो भी सही होगा, क्योंकि एक से अधिक का मामला बन रहा है यहाँ पर। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों हैबियस कॉर्पस रीट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रीट होती है, ये उच्चतम न्यायालय भी जारी करती है, सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करती है। ध्यान रहे कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट के इशू में, केवल और केवल फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के इशू में ही रीट जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के अलग इशू में भी रीट जारी कर सकता है। यानी रीट जारी करने के मामले में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़ा एरिया किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। और मैं बता दूं कि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है। और मैं से बता दूं कि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। और ये जो अनुच्छेद 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों द्वारा। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का प्रावधान है? ग्राम पंचायत का प्रावधान किस पार्ट में है? तो भाग 9 और भाग 4 दोनों में है। भाग 4 में भी है और भाग 9 दोनों में है। जब संविधान बना था उस समय भारत में जो डीपीएसपी है, संविधान के भाग 4 जो है, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40, संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई थी। पंचायत की व्यवस्था शुरुआत में जब संविधान बना तो उसमें भाग 9 में नहीं था, उस समय भाग 4 के अनुच्छेद 40 में था। नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 40 में क्या था? ग्राम पंचायत। और अब जो है ग्राम पंचायत भाग 4 के 40 में तो है ही, अनुच्छेद 40 में तो है ही, साथ साथ भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक, अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। यानी ग्राम पंचायत अब संविधान के 2 भाग में है, भाग 4 के अनुच्छेद 40 में और भाग 9 के अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक। आपको बता दें कि भाग 9 1992 में एक संशोधन आया था, 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत भाग 9 को जोड़ा गया था और अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। आप जानते हैं कि टोटल कितनी अनुसूची है? 12। उसमें से अनुसूची 11 में ग्राम पंचायत को जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 ए से ओ को जोड़ा गया। यानी अब 2 भाग में ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ग्राम पंचायत में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। भारत में ग्राम पंचायत की शुरुआत करने का, ग्राम पंचायत को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है किसे? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में ग्राम पंचायत की स्थापना का श्रेय जाता है। तो 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा ग्राम पंचायत के लिए। उस संशोधन में भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 ए से ओ जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ा गया।
चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब बजट को पारित होने से पहले संसद द्वारा अग्रिम अनुदान दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब बजट को पारित होने से पहले संसद द्वारा अग्रिम अनुदान दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अग्रिम अनुदान, बजट पारित नहीं हुआ उससे पहले अनुदान जो मिलता है उसे बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। बजट अनुच्छेद 112 में है। भारत में जो बजट पारित होता है प्रतिवर्ष अनुच्छेद 112 के तहत, और बजट पारित होने से पहले जो अग्रिम अनुदान, बजट अभी पारित नहीं उससे पहले ही अनुदान दे दिया गया तो उसे बोला जाता है वोट ऑन अकाउंट। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। विधायिक विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में आता है? शिक्षा किस सूची में आता है? आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर सी होगा, समवर्ती सूची। शिक्षा किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। आपको याद होगा, आप लोग को याद होगा कि शिक्षा 1976 से पहले, शिक्षा 1976 1976 से पहले शिक्षा को रखा गया था संघ सूची में। शिक्षा कहां था? संघ सूची में था 1976 से पहले। लेकिन 1976 में 1976 में एक संविधान संशोधन पारित किया गया जो काफी फेमस है, 42वां संविधान संशोधन। याद होगा आपको, 1976 में 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया, और 42वां संविधान संशोधन में इतना ज्यादा संशोधन किया गया कि इसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान भी कहा जाता है। तो 42वें संशोधन के तहत नोट कर लीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत लिख लीजिए शिक्षा वन मतलब फॉरेस्ट, एडुकेशन शिक्षा यानी एडुकेशन, शिक्षा वन वजन और माप, नोट करिए पॉइंट वाइज, शिक्षा वन वजन और माप, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, इन सब को समवर्ती सूची में डाला गया। इन सब को, इन पांचों विषय को समवर्ती सूची में डाला गया। किसको किसको? शिक्षा वन वजन और माप, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन, इन सब को समवर्ती सूची में डाला गया। इतना ही नहीं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसके अलावा अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क फ्री लीगल हेल्प, ये 39A में है, इसको जोड़ा गया। इसके अलावा 43A किसी भी उद्योग की स्थापना में श्रमिकों की भूमिका, अनुच्छेद 43A में है। नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 43A ये भी जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में ही। इसके अलावा अनुच्छेद 48A नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 48A जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा है, ये भी जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में ही। इसके अलावा और क्या किया गया? अनुच्छेद 102(1) में संशोधन करके लाभ के पद को परिभाषित किया गया, और लाभ, कोई भी व्यक्ति जो लाभ के पद पर है उसको कुछ चीजों में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता। ये भी कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन के तहत ही इसको भी जोड़ा गया। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, मौलिक कर्तव्य। भारत में पहले संविधान जब बना था तो मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन से ही 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया, तो कुल मिला के 11 मौलिक कर्तव्य अब हो गए हैं। तो ये सभी 42वें संशोधन में किया गया था, इसीलिए 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो शिक्षा पहले केंद्र सूची में था, संघ सूची में था, इसे बना दिया गया समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची का मतलब आप जानते हैं कि इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जो विषय समवर्ती सूची में होता है उसमें दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर विवाद होता है केंद्र और राज्य के बीच में समवर्ती सूची के किसी विषय पर, तो बात केंद्र की मानी जाएगी। समवर्ती सूची को अंग्रेजी में कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन संघ सूची और राज्य सूची 1935 के भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से संघ सूची, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट को लिया गया है। और एक विषय इसमें दिया अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति मतलब क्या होता है? ऐसी शक्ति जो तीनों में शामिल ना हो। ऐसा कोई नया विषय जो न तो समवर्ती सूची में है
न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है। ऐसा कोई विषय है जो इन तीनों में कहीं भी नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति, रेसिडुअल पावर। अमेरिका में अवशिष्ट शक्ति राज्यों के पास है, राज्य सरकार इस पावर को यूज करती है, लेकिन भारत में अवशिष्ट शक्ति का पावर किसके पास है? केंद्र के पास। भारत में अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, ध्यान रखिएगा। तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास भारत में, लेकिन अमेरिका में ये पावर राज्यों को दिया गया है। हालांकि कई सारी समितियां बनाई गई केंद्र राज्य संबंध को लेकर, जैसे एक बंगाल घोषणा पत्र जारी हुआ था केंद्र राज्य संबंध को लेकर, उसमें कहा गया था कि अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार राज्यों को दे दिया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। ये भारत में अभी भी केंद्र सरकार के पास है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा अब तक पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में शहरी स्थानीय संस्थाओं के आय का स्रोत नहीं है? इसमें से पूछ रहा है कि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आय का सोर्स कौन नहीं है? तो देखिए, टोल टैक्स तो होगा ही, ये तीनों स्टेट जो है ना, ये टूरिस्ट प्लेस है, फीस भी होगा, चुंगी भी होगी यहाँ, लेकिन चूंकि व्यापारिक है, पूरे इलाका जो है व्यापार है, समृद्ध इलाका है, तो ये तीनों टैक्स वहां लगता होगा। इन तीनों टैक्स का यहाँ पर योगदान था है। पूरा किसका योगदान नहीं है? तो गृह कर। गृह कर जनरली इन राज्यों में माफ होता है, कम होता है, अतः आय का मुख्य स्रोत होम जो घर होता है, एसेट ड्यूटी जो है वो यहाँ का इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि टोल टैक्स, फीस और चुंगी, ये तीनों यहाँ का मेन है। तो आंसर इसका हो जाएगा गृह कर, ए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का 52वां संशोधन द्वारा जो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, इसका संबंध किससे है? आप जानते हैं कि 52वां संशोधन 1985 में, 1985 में जब श्री राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची। उसके तहत क्या जोड़ा गया? दल बदल कानून। क्या लाया गया? 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून को लाया गया। कैसे याद रहेगा? 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, एंटी डिफेक्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एंटी डिफेक्शन लॉ। कौन से संशोधन से लाया गया? 52वां संशोधन से। कब लाया गया? 1985 में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? श्री राजीव गांधी। ऐसे याद रखिए, दल बदल 52वां संविधान संशोधन तो है ही, लेकिन दल बदल को और ज्यादा मजबूत करने के लिए 91st यानी 91वां संविधान संशोधन भी दल बदल से ही जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा, दल बदल से संबंधित 2 संविधान संशोधन, एक 52वां संविधान संशोधन और दूसरा 91वां संविधान संशोधन। ये दोनों संशोधन किससे जुड़ा हुआ है भैया? दल बदल कानून से। वैसे 91वां संविधान संशोधन में दल बदल को और ज्यादा मजबूत किया गया ताकि कोई दल बदल ना कर सके। साथ ही साथ 91वां संविधान संशोधन में ही मंत्रिमंडल के आकार को 15% तक फिक्स कर दिया गया। कोई भी सरकार अपने मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं ले जा सकता है, यह कहा गया इसी 91वां संशोधन में। तो भैया, दल बदल से संबंधित 2 संशोधन, 52वां और 91वां, ये आप लोग याद रखिएगा। वैसे बता दूं कि दल बदल पर अंतिम निर्णय किसका होता है? स्पीकर का। दल बदल पर अंतिम निर्णय किसका होता है? स्पीकर का। लेकिन अब नियम बना दिया गया है कि दल बदल पर अंतिम निर्णय स्पीकर का होगा, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल होगा। ऐसा नहीं कि स्पीकर ने कहा दिया कि दल बदल हुआ है तो उसकी सांसदी चली गई। अगर ऐसा होता है बदले की भावना से, तो व्यक्ति क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है कि ये मेरे खिलाफ गलत हुआ है। क्लियर है? समझ गए? दल बदल कैसे माना जाता है पता है आप लोगों को? जब एक व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव जीत कर आता है और चुनाव जीतने के बाद किसी और दल में शामिल हो जाता है, इसे दल बदल माना जाता है। या कोई निर्दलीय व्यक्ति, जो कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दल से खड़ा नहीं हुआ, अकेले अपने दम पर चुनाव जीता है, उसको निर्दलीय बोलते हैं। अगर वह व्यक्ति भी चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसको भी दल बदल माना जाएगा। या कोई व्यक्ति संसद में अगर वोटिंग हो रही है और अपने पार्टी के खिलाफ वोट करता है, तब भी उसे दल बदल माना जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी करता है चुनाव जीतने के बाद, तब भी उसको दल बदल माना जाएगा। लेकिन यदि पार्टी बदलता है, वो चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो सीधे दल बदल का मामला होगा, सीधे एकदम बोल्ड आउट हो इसको बोलते हैं। लेकिन अगर वो बयान देता है अपने पार्टी के खिलाफ वोट देता है सिर्फ, तो उसमें अपील करना होता है।
एलबीडब्ल्यू आउट जिसे होता है क्रिकेट में होता है ना, एलबीडब्ल्यू, जैसे क्रिकेट में हम लोग एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं, बिना अपील के आउट नहीं मिलता। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बयान देता है अपने पार्टी के खिलाफ चुनाव जीतने के बाद या वोट देता है, तो उसमें अपील करना होता है पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा कि हुजूर ये मेरा आदमी गलत कर रहा है, मेरे पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है, इसलिए इसको हटाया जाए दल बदल कानून के अनुसार। समझा, इसी को व्हिप कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? व्हिप जारी करना, व्हिप। नेक्स्ट आइए, ललित कथन, निम्नलिखित, सॉरी गलती टाइप हो गया है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। रेपो रेट वह रेट है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है। अन्य बैंक को रिजर्व बैंक से जिस रेट पर धन मिलता है, ऋण मिलता है, उसी को बोलते हैं रेपो रेट। दूसरा है, गिन्नी कोएफिशिएंट के लिए जीरो का मान वह दर्शाता है कि कोई देश की जनसंख्या और आय हर एक के लिए समान तरह से बटी हुई है, हर एक के लिए समान तरह से बटी हुई। बिल्कुल सही है, दोनों उत्तर सही है, 1 और 2 दोनों सही है। आप जानते हैं कि लॉरेंज कर्व, इनकम को, किसी भी देश की जनसंख्या इनकम के संबंध को दर्शाने के लिए जिस कर्व का प्रयोग करते हैं उसी को लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व के नाम से जानते हैं। जब लॉरेंज कर्व में दोनों वाई एक्सिस पे आ जाए, दोनों वाई एक्सिस पे आ जाए तो कहा जाता है कि गिनी कोएफिशिएंट का मान कितना हो गया? 0 हो गया। 0 का मतलब क्या होता है? जनसंख्या में आय हर एक व्यक्ति के लिए क्या है? समान तरह से बटी हुई है। या आप लोग याद रखिएगा, दोनों सही है, 1 और 2। आगे आते हैं, एसएस तारापोरे समिति। आपको बता दें कि 1990 के दशक में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने आर्थिक सुधार किया था। उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तो कहा जा रहा था कि भारतीय रुपयों का क्या किया जाए? दुनिया की दूसरी करेंसी में टोटली कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए क्या क्या प्रोविजन होना चाहिए? उसके लिए कमेटी बनी थी, एसएस तारापोरे कमेटी। इसमें टोटल 6 मेंबर थे। एसएस तारापोरे कमेटी में कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। ये बनाया गया था पूंजी खाते में पूर्ण रूपांतरण, पूंजी खाते का पूर्ण रूपांतरण, मतलब कि भारत की जो करेंसी है वो दुनिया की करेंसीज में बदल जाए आसानी से, है ना? तभी तो ओपन मार्केट होगा, तभी तो हम लोग प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे। ग्लोबलाइजेशन कब होगा? जब भारत के पूंजी खाता टोटली कन्वर्ट होगा तभी तो उसको कैसे कन्वर्ट होगा, उसके क्या नियम होंगे, उसके लिए कमिटी जो बनी थी उसका नाम था एसएस तारापोरे कमिटी। टोटल इसमें 6 मेंबर थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश आप जानते होंगे कि जो आप कोयला खदान के आसपास देखे होंगे, जहां पर कोयला जलता है, जो चिमनी होती है, वहां पर आपने देखा होगा कि धूल उड़ता है बहुत तेजी तक, बहुत ऊंचाई तक देखे होंगे आप कि धूल उड़ता है, बहुत ऊंचाई तक धुआं के साथ धूलकण भी उड़ता है, उसी को बोलते हैं फ्लाई ऐश। तो पूछ रहा है, फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है। ये उत्पन्न होता है कहां से? तापीय शक्ति संयंत्रों से, तेल शोधक कारखाना से, उर्वरक संयंत्र से, स्ट्रिप माइनिंग द्वारा। इसका सही उत्तर होगा तापीय शक्ति, थर्मल पावर प्लांट। जहां कोयला जलाकर बिजली पैदा की जाती है, वहां कोयला का राख धुआं के साथ काफी ऊंचाई तक उड़ता है, जो पर्यावरण के लिए घातक प्रदूषण का काम करता है। और ये ऐसा प्रदूषण है जो फेफड़ों को, हृदय को बुरे तरीके से प्रभावित करता है और फेफड़ा संबंधी कई बीमारियों को जन्म देता है। तो तापीय शक्ति संयंत्र निकलता तो सबसे है, लेकिन पूछ रहे सबसे बड़ा प्रदूषक कौन है? तो भैया तापीय शक्ति संयंत्र फ्लाई ऐश का महत्वपूर्ण उत्पादक है। चलिए अगला आते हैं। उथली हुई झील में, अगला प्रश्न पढ़िए आप लोग। उथली हुई झील में अधिक मात्रा में कार्बनिक उत्पाद होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, ऑप्शन में है परपोषित, सुपोषी, मध्यपोषी, अल्पपोषी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं यूट्राफिकेशन। इसका सही उत्तर होगा सुपोषी। इसका सही उत्तर क्या होगा? सुपोषी। अगर उथली हुई झील में, आप जानते हैं कि अगर चारों तरफ से खेत है और बीच में झील है, तो लगातार हम खेत में खाद डालते रहते हैं, लगातार खेत में हम फर्टिलाइजर का प्रयोग करते रहते हैं, और वो फर्टिलाइजर जब खेत में हम पानी डालते हैं तो फर्टिलाइजर पानी में बह करके निचला तालाब में जाके जमा हो जाता है। जो निचला तालाब में सारे फर्टिलाइजर जमा हो जाएंगे तो क्या होगा? वहां बड़े पैमाने पर घास का और कई ऐसे खरपतवार का जन्म हो जाएगा जो मेन फसल को उगने नहीं देगा, मेन फसल के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देगा। समझ रहा है बात ना? उसी को बोलते हैं यूट्राफिकेशन, उसी को बोलते हैं सुपोषी। निचले इलाके में
जो खाद का जमाव हो जाता है, फर्टिलाइजर का जमाव हो जाता है, इससे एक्स्ट्रा इतना सारा खरपतवार का जन्म हो जाता है, जिससे उस पानी में ऑक्सीजन के लेवल काफी गिर जाता है, जिससे अंदर की जीव जंतु को भी दिक्कत होने लगता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो एक्स्ट्रा जो जन्म ले लिया है खरपतवार, वो अवशोषित कर लेता है ऑक्सीजन को। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं यूट्राफिकेशन या सुपोषण बोलते हैं हिंदी में। चलिए अगला प्रश्न है, आगामी वर्षों में चमड़ा, चर्म का मतलब होता है चमड़ा, स्किन, आगामी वर्षों में चमड़ा संबंधी बीमारी होने का खतरा बढ़ रहा है। चमड़ा संबंधी खतरा होने का उसका जो मतलब चमड़े का जो रोग है, स्किन कैंसर जिसको बोलते हैं हम लोग, स्किन कैंसर वाली जो डिजीज है वो निम्नलिखित में से किस कारण से ज्यादा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए है परिमार्जक के अधिक प्रयोग से, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ओजोन परत के डिप्लेशन से। आप सभी को पता है कि चमड़े संबंधी बीमारी हमेशा उसके लिए जो जिम्मेवार तत्व है वो अल्ट्रावायलेट रे, सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरणें हैं, चमड़े की बीमारी के लिए सबसे ज्यादा योगदान वही करता है। हालांकि वायु प्रदूषण से भी चमड़ों की बीमारी हो सकता है, जल प्रदूषण से भी हो सकता है, खराब पानी अगर शरीर पर चला जाए तो चमड़े संबंधी बीमारी हो सकता है, लेकिन चमड़े का बीमारी, चमड़े संबंधी जो बीमारी है, स्किन संबंधी जो डिजीज है, वो ज्यादा उसके लिए जिम्मेवार है अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे। और आप जानते हैं कि धरती पर यूवी रे को आने से कौन रोकता है? ओजोनोस्फेयर। और ओजोनोस्फेयर अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? कट रहा है। जब ये कट जाएगा तो क्या होगा? डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रे धरती पर आएगा और सबसे ज्यादा चमड़े की बीमारी का कारण बनेगा। तो क्वेश्चन वही कि चर्म से संबंधित विकृतियां निम्नलिखित कारण में से अधिक सामान्य हो जाएगा आने वाले दिनों में। क्यों? क्योंकि ओजोन मंडल कट जाएगा। ओजोन परत के डिप्लेशन में, ओजोन परत के क्षय में जिम्मेवार जो तत्व है वो मेन तत्व है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको ध्यान रखिएगा। ओजोन परत में पहली बार क्षय का पता 1985 में अंटार्कटिका में लगा था, साउथ पोल पे लगा था। जब इसमें छिद्र का पता चला, क्षय का पता चला, डिप्लेशन का पता चला 1985 में अंटार्कटिका में, तो 1987 में एक मीटिंग बुलाई गई कनाडा के मॉन्ट्रियल में और वहां पर एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए? तो ओजोन परत के क्षय से बचाने के लिए। कब तैयार किया गया? 1987 में, लेकिन उसे लागू किया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1989 में। याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है, इसी शहर में चूंकि प्रोटोकॉल तैयार किया गया, ये नाम पड़ गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वैसे बता दें कि ओजोन परत को बचाने के लिए किगाली, रवांडा की राजधानी किगाली में भी मीटिंग हुआ था 2016 में, और वहां भी एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया था, किगाली प्रोटोकॉल, जिसे 2019 में लागू किया गया। तो किगाली प्रोटोकॉल तैयार किया गया 2016 में, लागू किया गया 2019 में। तो दो प्रोटोकॉल है ओजोन परत को बचाने के लिए, दो प्रोटोकॉल आप लोग याद रखिएगा। एक किगाली प्रोटोकॉल और दूसरा कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया, 89 में लागू हुआ। किगाली प्रोटोकॉल 2016 में आया, 2019 में लागू हुआ। तो सब मिला के दो प्रोटोकॉल है ओजोन परत को बचाने के लिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखो ध्यान से पढ़ना, जंगलों का नाश, शहरीकरण, जंगलों का नाश, शहरीकरण और बढ़ता हुआ प्रदूषण, ये तीनों चीज आखिर किससे हो सकता है? ये तीनों चीज जनसंख्या विस्फोट से, अधिक जनसंख्या, ये तीनों का कारण है। जंगलों का नाश भी कौन करता है? इंसान करता है। जब इंसानों की संख्या बढ़ती है तो शहरीकरण भी बढ़ता है और प्रदूषण भी बढ़ता है। ये तीनों का कारण पूछ रहे हैं, इन तीनों का कारण कॉमनली क्या हो सकता है? जनसंख्या विस्फोट, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? तो याद रखिएगा, इसका पशु चिन्ह क्या है? जाइंट पांडा। जाइंट पांडा याद रखिएगा, जाइंट पांडा किसका साइन है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। आपको बता दो कि WWF की स्थापना 1961 में की गई थी। WWF की स्थापना 1961 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड, ग्लैंड एक शहर है, वहां पर है इसका हेडक्वार्टर। वैसे बता दूं कि WWF की जो स्थापना की गई थी वो IUCN के अंदर किया गया था। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। IUCN का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी।
इसका भी हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। और इसी के अंदर WWF की स्थापना की गई, जिसका चिन्ह क्या है, जाइंट पांडा। ऐसे IUCN का मैंने नाम लिया। दुनिया में जितनी भी खतरे की श्रेणी में या विलुप्त होने की श्रेणी में जितनी भी पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं, वो सभी का लिस्ट तैयार किया करता है कौन, IUCN। उस लिस्ट को बोलते हैं रेड डाटा बुक। विलुप्त होने वाले प्रजातियों प्राणियों का जो लिस्ट बनता है उसी को बोलते हैं रेड डाटा बुक। वो तैयार करता है IUCN, और IUCN के अंदर ही आता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1961 में और IUCN की स्थापना 1948 में। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, तो ग्लैंड में। अगला आते हैं, पारिस्थितिकी होती है, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। आपने सुना होगा हेक्केल, एक व्यक्ति थे हेक्केल महोदय, उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम टर्म दिया। और इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले और हेक्केल, ये दो नाम आता है इकोसिस्टम से, हेक्केल और एजी टॉन्सले। कहता है पारिस्थितिकी किससे बनती है, तो आपको पता होना चाहिए, ये बनता है जीव और पर्यावरण के साथ संबंध। पारिस्थितिकी क्या दिखाता है, पारिस्थितिकी क्या दिखाता है, जीव तथा उसका पर्यावरण के साथ संबंध को दिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। पारिस्थितिकी शब्द से जुड़े हुए कितने विद्वान हैं, दो विद्वान। न हो तो नाम नोट कर लीजिए, हेक्केल महोदय और एजी टॉन्सले, एजी टॉन्सले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर और भंगुर हो जाती है, कठोर और भंगुर हो जाती है। आपने देखा होगा, लोहार की दुकान में आप जाइए, वहां देखे होंगे कि लोहा को तपाता है, तपाने के बाद तुरंत उसको पानी में डाल देता है, आपने देखा होगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, टेम्परिंग। इस प्रक्रिया को टेम्परिंग, कोई भी जो व्यक्ति लोहा गलाता है, लोहा बनाता है, उसके जाइए उसके अंदर आप, उसकी दुकान में, वहां देखेंगे लोहा को गलाने के बाद भट्टी में गलाया, जैसे वो लाल हुआ तुरंत उसको पानी में डाल देते हैं। क्यों डालते भैया, कठोर और उसको भंगुर करने के लिए। इस प्रक्रिया को ही बोलते हैं टेम्परिंग। क्या बोलते हैं इसको, टेम्परिंग, याद रखिएगा। अगला ये सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड निम्न में से किस रूप, इसका एक और नाम क्या है, निम्न में से कौन से रूप में और जाना जाता है, तो ऑप्शन ए है क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी है ट्राई डाइनाइट, ऑप्शन सी है कोरंडम, ऑप्शन डी है कार्बोरेंडम। तो याद रखिए सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्बोरेंडम के नाम से भी इसे जानते हैं। और दुनिया में आपने सुना होगा सबसे कठोर पदार्थ दुनिया का जो है वो डायमंड भी है। डायमंड के साथ साथ कार्बोरेंडम, जितना कड़ा कठोर डायमंड को माना जाता है उतना ही कठोर कार्बोरेंडम को भी माना जाता है। उतनी ही कठोर किसको माना जाता है, कार्बोरेंडम को ही माना जाता है। तो सिलिकॉन कार्बाइड एक कठोर मटेरियल है जो डायमंड जैसा ही कठोर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्लोरीन के ब्लीचिंग क्रिया संपन्न होती है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में, यानी क्लोरीन की जो ब्लीचिंग होती है, विरंजन, ब्लीचिंग का मतलब होता है हिंदी में विरंजन। तो क्लोरीन का जो विरंजन होता है वो नमी की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, नमी, यानी मॉइस्चर। नमी का मतलब मॉइस्चर की उपस्थिति में होता है क्लोरीन का ब्लीचिंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है, रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जानते थे। आप लोग भी आंसर दीजिएगा, आप लोग भी आंसर देते रहिए। रावी नदी को वैदिक एरा में पुरुषनी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, पुरुषनी। वैदिक नाम इसका पुरुषनी था। आपने सुना होगा ऋग वैदिक पीरियड में लड़ाई हुआ था, लड़ाई हुआ था 10 राजाओं के बीच, 5 एक तरफ और 5 एक तरफ। 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, इस लड़ाई को बैटल ऑफ 10 किंग, इन 10 राज्य युद्ध कहा जाता है। ये लड़ाई पुरुषनी नदी यानी रावी नदी के किनारे लड़ी गई थी। रावी नदी के किनारे पुरुषनी रावी नदी का ही नाम था। इसके किनारे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था ऋग वैदिक काल में, इसको याद रखिएगा। वैसे और भी नदी है जिसका नाम ऋग वैदिक काल में अलग था, जैसे सतलज को सतुदरी कहते थे, जैसे ब्यास को विपाशा कहते थे, झेलम को वितिस्ता कहते थे, चिनाव को स्किनी कहते थे, गंडक को सदानीरा कहा जाता था, गोमती को गोमल कहा जाता था। तो ये सब नाम वैदिक काल में सभी नदियों का अलग अलग नाम था। ये नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मुलगन घाटी। मुलगन एक नदी है, मुलगन हिमाचल प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। तो पूछ रहा है कि मुलगन घाटी
हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? किन्नौर में है। मुलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? किन्नौर में है। वैसे लाहौल स्फीति, कुल्लू, ये सब भी कहाँ है? ये सब कहाँ है? ये सब भी हिमाचल प्रदेश में ही है। लाहौल स्फीति हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊपरी बिंदु, हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचाई पर स्थित डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पूछा जाए हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला कौन सा है, तो है लाहौल स्फीति। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम डेंसिटी वाला जिला भी कौन है? तो लाहौल स्फीति, याद रखिएगा। और मुलगन घाटी कहाँ है? किन्नौर में है, याद रखिएगा आप लोग। वैसे बता दें कि हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा है कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा है, जहां हाल ही में एक सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसका नाम पहले था रोहतांग सुरंग, लेकिन अब उसका नाम पड़ गया अटल सुरंग। हाल ही में मोदी जी ने इसका उद्घाटन भी किया है, याद रखिएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से ही रावी नदी का उद्गम होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। सही कालक्रम में सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन? तो मुझे तो इसमें ध्यान आ रहा है सबसे पहले नंद, सबसे पहले इसमें कौन आएगा? नंद आएगा। नंद के बाद मौर्य आएगा, मौर्य के बाद कुषाण आएगा, उसके बाद गुप्त आएगा। यानी कैसे अरेंज होगा? 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन में है। सबसे पहले नंद आएगा, नंद के बाद मौर्य आएगा, फिर कुषाण आएगा, फिर गुप्त आएगा। 3 1 2 4 इसमें ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है 3 1 2 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 2 4 नहीं, सॉरी 3 1 2 4 नहीं, 3 1 4 2 ना। पहले कुषाण आएगा तब तो गुप्त आएगा, तो क्या आएगा? 3 1 4 2, 3 1 4 2। पहले नंद, फिर मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त, वही तो बोल रहे थे हम। 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 सी में है। इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? सी। नंद वंश के संस्थापक है महापदम नंद, कुषाण वंश के संस्थापक है कुजुल कटफिसस, गुप्त वंश के संस्थापक है श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक है चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य वंश के संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। इतना याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? महावीर का जन्म कुंडग्राम। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, याद रखिएगा। अब मृत्यु हुआ था पावापुरी में। महावीर का जन्म कुंडग्राम में, मृत्यु पावापुरी में। महावीर की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अन्योजा प्रियदर्शनी, पुत्री का नाम अन्योजा प्रियदर्शनी और दामाद का नाम जामाली, याद रखिएगा। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, याद रखिएगा। जैन धर्म में पहले 4 महाव्रत थे। पहले कितने महाव्रत थे? 4। जैन धर्म के 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने लागू किया था? महावीर ने लाया था। जैन धर्म के 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा? वर्धमान महावीर ने जोड़ा था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1939 में, वर्ष ईयर 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद कौन पार्टी का अध्यक्ष बना था? कौन पार्टी का अध्यक्ष बना? आप जानते हैं कि 1939 में महात्मा गांधी राजनीति में प्रवेश कर गए थे। 1934 से लेकर 39 तक महात्मा गांधी राजनीति से संन्यास लेकर रचनात्मक कार्यों में चले गए थे, सोशल वर्क कर रहे थे, छुआछूत को दूर कर रहे थे। लेकिन 39 में दोबारा गांधी जी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग लेते हैं और 39 में आने के बाद इनको लग रहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को नहीं बनना चाहिए और सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की बात मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए गांधी जी ने अपने कैंडिडेट को उतार दिया। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी, त्रिपुरा तो राज्य है, त्रिपुरी जबलपुर के पास एक जगह है, तो त्रिपुरी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास त्रिपुरी में 1939 का कांग्रेस सेशन हुआ। उसमें गांधी जी के मना करने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन गांधी जी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया पट्टाभी सीतारामैया को। लेकिन यहाँ गांधी जी कैंडिडेट हार गए। गांधी जी के विरोध के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। लेकिन गांधी से विरोध करके कहाँ रहिएगा, गांधी से विरोध करके जाइएगा कहाँ?
अंत में सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करना पड़ा और उनके जगह पर पट्टाभी सीतारामैया नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, कांग्रेस का अध्यक्ष। यानी कि सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद, त्याग पत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद बनते हैं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष। याद रखिएगा, इसी संकट को त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। त्रिपुरी क्राइसिस, जो गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो विवाद हुआ, इसी को त्रिपुरी क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया, 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 1945 के 4 प्रांतों में मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल स्थापित हुए थे। इनमें से 2 प्रांत कौन थे? मुस्लिम लीग के कितने प्रांत में सरकार बना? कितने प्रांत में सरकार बना? तो 4 प्रांत में। कहां कहां बना भैया? तो 4 प्रांत में 2 प्रांत है, एक सिंध है, एक है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। NWFP का मतलब होता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, हिंदी में बोलते हैं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जहां के रहने वाले थे कौन? खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इन्हें खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खां पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। तो भैया 45 में जो चुनाव हुआ उसमें मुस्लिम लीग के 4 प्रांतों में सरकार बनी। कहां कहां बनी भाई? तो सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इसके अलावा इधर असम और पंजाब। इसके अलावा कहां बना? असम और पंजाब में सरकार बना। इसके अलावा कौन से? तो पूछा गया कि मुस्लिम लीग की सरकार कहां कहां बनी? तो सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, असम और पंजाब। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी सौतेली मां को कैद कर लिया था? देखिए, सौतेली मां से यहां झगड़ा किसी का नहीं था, अकेला शाहजहां था जिसको शक हो गया था कि मेरे पिताजी अपनी सारी संपत्ति कहीं नूरजहां को न दे दें। तो जहांगीर ने नूरजहां से 1611 में विवाह किया था। जब से विवाह किया, शाहजहां को यह डर था कि कहीं अपनी सारी संपत्ति नूरजहां और उसके परिवार को मेरे पिताजी न दे दें, यानी अगला जो मेरा हक है इस राज्य पर, कहीं पूरा हमारा हक न छीन जाए। ये केवल शक था, ऐसी बात थी नहीं। शाहजहां को शक हो गया था कि मेरे पिताजी सारी संपत्ति नूरजहां को दे देंगे, और यही शक का कारण था कि जहांगीर जब मरता है तो इसके जहांगीर के मरने के बाद शाहजहां जब राजा बनता है तो नूरजहां के जितने भी लोग थे समर्थन में, उन सबको मरवा देता है। केवल नूरजहां को लाहौर भेज देता है। नूरजहां को बोलता है चले जाइए लाहौर, आपको 2 लाख सालाना पेंशन देंगे, लाहौर से दिल्ली कभी आइएगा मत। यानी अपनी सौतेली मां को इसने क्या कर लिया था? लाहौर में। कहाँ कैद कर लिया था? लाहौर में। और लाहौर में ही अंत में वही नूरजहां का निधन हुआ। कहते हैं कि शाहजहां के बेटा औरंगजेब का पालन पोषण भी उसकी सौतेली दादी यानी कि नूरजहां ने किया था। औरंगजेब का पालन पोषण भी कहां हुआ था? नूरजहां के पास ही हुआ था। क्लियर है? इसका सही उत्तर होगा अपनी सौतेली मां को कैद करने वाला बादशाह शाहजहां। बचपन का नाम था खुर्रम। आपको पता होना चाहिए कि जहांगीर के काल में शाहजहां ने 1622-23 में क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। जहांगीर के 2 बेटों ने विद्रोह किया। एक उसका बेटा खुसरो था जो गुरु अर्जुन देव के कहने पर 1605 में विद्रोह किया था, और एक बेटा था खुर्रम जो बाद में शाहजहां बना। इसने 1622-23 में विद्रोह किया था सिर्फ शक के कारण। क्लियर है? वैसे जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहते हैं, और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला यानी बिल्डिंग निर्माण, भवन निर्माण कला का स्वर्ण युग शाहजहां के काल को, और जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? 1911 में। आप जानते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय गवर्नर था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय इस समय दिल्ली दरबार बुलाया गया था। जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी भारत आए थे, और भारत आने के बाद 11, 12, 13 दिसंबर 1911 को 3 फैसले लिए गए। 3 दिन में चला दिल्ली दरबार। कितने दिन चला? 3 दिन। और 3 फैसले लिए गए। पहला फैसला, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दूसरा फैसला, कलकत्ता से राजधानी को दिल्ली लाया गया। और तीसरा फैसला, बंगाल से बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा मिला।
ये सब 1911 के दिल्ली दरबार में ही हुआ था। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, उसी समय राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, और उसी समय क्या किया गया, बिहार को भी बंगाल से सेपरेट किया गया। याद रखिएगा, बिहार से बंगाल को अलग कराने में सबसे बड़ा योगदान सच्चिदानंद सिन्हा का था। उन्होंने बिहार से बंगाल को अलग करने के लिए एक मैगजीन निकाली थी जिसका नाम था बिहार टाइम्स। बाद में इस मैगजीन का नाम बदल के हो गया था बिहारी। ये सब बिहार स्पेशल जीके में आप लोग याद रखिएगा। ये सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ये मूलतः आरा के रहने वाले थे। इनके नाम से पटना में एक लाइब्रेरी भी है, सिन्हा लाइब्रेरी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग आते हैं। अखिल भारतीय दलित वर्गों के संघ की स्थापना, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किया था। नारायण गुरु, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। नारायण गुरु के बारे में बता दूं कि नारायण गुरु ने 1902 में केरल में नारायण गुरु ने 1902 में एक संस्था बनाया था जिसका नाम था श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ये मंदिर में प्रवेश के लिए, लोगों को मंदिर में प्रवेश कराने के लिए, पहले अछूत की भावना थी, जो निचले कास्ट के लोग होते थे उनको मंदिर में जाने से रोक लगाया जाता था। तो नारायण गुरु ने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम चलाया और लोगों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक उन्होंने आंदोलन चलाया। कब स्थापना किया था, 1902 में। लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं कि लाल बाल पाल गरम दल के एक मेंबर थे और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले एकमात्र लाल बाल पाल में से एकमात्र व्यक्ति लाला लाजपत राय थे, याद रखिएगा। इन्होंने मैजिनी, इटली के एक नेता थे मैजिनी, उनकी जीवनी किसने लिखा था, लाला लाजपत राय ने। ज्योतिबा फुले के बारे में आप जानते हैं, इन्होंने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। इन्होंने एक संस्था बनाया था जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने महाराष्ट्र में महिला की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम किया था। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले। ज्योतिबा फुले की किताब का नाम, पुस्तक का नाम गुलामगिरी। और ज्योतिबा फुले ने एक पार्टी बनाई थी, एक संगठन बनाया था जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण सूडान, आप जानते हैं कि 2010 में नया देश बना था दक्षिण सूडान। यूएनओ में शामिल होने वाला सबसे लेटेस्ट कंट्री भी कौन है, साउथ सूडान। यूएनओ में शामिल होने वाला, यूएनओ के 193वां, यूएनओ जनरल असेंबली के 193rd मेंबर बनने वाला, 193वां सदस्य बनने वाला अंतिम देश कौन है, दक्षिणी सूडान। इसकी राजधानी पूछ रहा है, जुबा। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है, जुबा। और उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम। दक्षिण सूडान पूछा जाए कभी यूएनओ में शामिल होने वाला नया लेटेस्ट देश कौन है भाई, तो दक्षिण सूडान है। 2010 में शामिल हुआ था और वर्तमान में 193 कंट्री है यूएनओ में, यूएनओ के जनरल असेंबली में। और सबसे लास्ट कंट्री कौन है, साउथ सूडान। उसकी राजधानी कहाँ है, जुबा। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम, उत्तरी सूडान की खार्तूम। और दक्षिणी सूडान का चूंकि पूछा इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी, जुबा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में चिन्ह आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले, यह छल्ले अलग अलग रंग के होते हैं। इसमें 2 रंग है, नीला और काला। इसमें 2 रंग है, नीला और काला। बाकी टोटल 5 छल्ले हैं और प्रत्येक छल्ले का रंग अलग अलग होता है, जिसमें से 2 छल्ले का रंग यहाँ दिया है, नीला और काला। बाकी छल्ले किस कलर के होंगे, तो यह है हरा, पीला और लाल। इसको नोट कर लीजिएगा, 5 छल्लों का कलर आप लोग नोट कर लीजिएगा। नीला, काला, जो रिंग होता है 5 रिंग देखे होंगे आप ओलंपिक में, वो 5 रिंग में 5 का कलर अलग अलग। तो नीला, काला, हरा, पीला और लाल। इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाएगा। आप जानते हैं कि ओलंपिक की शुरुआत यूनान से हुआ था। यूनान, प्राचीन काल में जो देश यूनान था वही आज ग्रीस है। प्राचीन काल में जो यूनान था वही आज क्या है, ग्रीस है, जिसकी राजधानी एथेंस है। ओलंपिक गेम की शुरुआत, पुराना ओलंपिक 776 एडी में भी यूनान से शुरू हुआ था और नया ओलंपिक यानी मॉडर्न ओलंपिक 1896 एडी में यह शुरू हुआ था भी यूनान से। आप जानते हैं कि ओलंपिक का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है पियरे डी कुबरतीन को। पियरे डी कुबरतीन को बोला जाता है आधुनिक ओलंपिक का जनक। ये कहां से शुरू हुआ था आधुनिक ओलंपिक,
यूनान से यानी ग्रीस से, और इसके शुरू करने वाले व्यक्ति थे पियरे डी कुबर्तीन, इसलिए फादर ऑफ ओलंपिक किसको बोलते हैं? पियरे डी कुबर्तीन को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। ओल्ड ओलंपिक कब शुरू हुआ? 776 एडी में, नया ओलंपिक 1896 एडी में। इस बार ओलंपिक 2020 का होना था 20 में, पर किसी कारण से टल के 2021 में हुआ, टोक्यो ओलंपिक। याद रखिएगा, पिछला ओलंपिक हुआ था रियो डी जेनेरियो में 2016 में, और 2020 वाला ओलंपिक कहाँ हुआ है? तो जापान के राजधानी टोक्यो में हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने के लिए किसका प्रयोग नहीं करते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आप जानते हैं कि 1990 के दशक में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूबुल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मिलकर पहली बार मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूबुल हक। इसीलिए फादर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक के पिता किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रोफेसर महबूबुल हक को बोला जाता है क्या? मानव विकास सूचकांक का पिता। याद रखिएगा, लेकिन इन्होंने पहली बार निकाला था, लेकिन बाद में इसको निकालने का काम अब कौन करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। इसके द्वारा वर्तमान में मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। प्रत्येक देश की रैंक जारी की जाती है। इसमें किसका इस्तेमाल नहीं होता? प्रश्न ये पूछा है। इस्तेमाल किसका नहीं होता भैया? तो जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा साक्षरता दर का भी उपयोग करते हैं। भाई, इन दोनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन लिंगानुपात और सकल पंजीकरण का उपयोग नहीं करते। ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ई। 41 का क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा ई। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें लिंगानुपात को शामिल नहीं करते, सकल पंजीयन का भी प्रयोग नहीं करते। इसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो भैया जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तीन पूछा जाए कि इसमें किसका उपयोग करते हैं? तो 3 इंडेक्स का। 2 तो यहाँ दिया हुआ है, लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दर को शामिल करते हैं, साथ में प्रति व्यक्ति आय को भी शामिल करते हैं। आप नोट कर लीजिएगा। इसको कौन निकालता है? अब यूएनडीपी। पहली बार किसने निकाला? तो प्रोफेसर महबूबुल हक, उनके साथ अमर्त्य सेन भी थे। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले राजेंद्र सिंह किस क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं जल संरक्षण। राजेंद्र सिंह का कार्य जल संरक्षण के क्षेत्र में, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और राजेंद्र सिंह ने जल संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, इसीलिए उनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। यह दिया जाता है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, उनके याद में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। ये इसे एशिया महादेश का नोबेल कहा जाता है। पहले भारतीय विनोबा भावे थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। याद रखिएगा आप लोग। राजेंद्र सिंह को भी दिया गया है जल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट आइए, खादर मिट्टी पाई जाती है। देखिए, आप जानते हैं कि मैदान को, जो प्लेन है इंडियन प्लेन, ग्रेट इंडियन प्लेन, उसको बांटा जाता है संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर 4 भागों में, भाबर, तराई, बांगर और खादर। तो पुरानी मिट्टी को बोलते हैं बांगर और नई मिट्टी को बोलते हैं खादर। यानी जहां बाढ़ अब नहीं आता तो वहां की मिट्टी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? पुरानी, तो उस मिट्टी को बोलेंगे बांगर। और जहां आज भी बाढ़ आता है वहां हर साल, आप जानते हैं कि बाढ़ जब आता है तो हर साल नई मिट्टी का विस्तार दोनों किनारों पर होता है। तो जो नई मिट्टी का विस्तार होता है बाढ़ आने पर, उसी को हम बोलते हैं खादर। तो खादर कहाँ मिलेगा? बाढ़ के मैदान में। कहाँ मिलेगा? बाढ़ के मैदान में। तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर हो जाएगा बी, बाढ़ का मैदान। चलिए पेशेंस रखिए, 4 प्रश्न 5 प्रश्न और बच गया है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन इकोनॉमिक जो कम्युनिटी है, यही बाद में बन गया यूरोपियन यूनियन। आज जो सुनते हैं आप यूरोपियन यूनियन, वो इसी का बदला हुआ रूप है, यूरोपियन आर्थिक समुदाय। यूरोपियन आर्थिक समुदाय का गठन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। किस संधि के सिफारिश पर? तो हुआ था मॉस्ट्रिच। एक मॉस्ट्रिच जगह है नीदरलैंड में, वहां एक सम्मेलन हुआ था। उसी सम्मेलन के आधार पर 1992 में यूरोपियन आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। बाद में वही बन गए यूरोपियन यूनियन।
बाद में वही क्या बन गया, यूरोपियन यूनियन। तो पूछा जाए मॉस्ट्रिच संधि के आधार पर, किस संधि के आधार पर यूरोपियन यूनियन का गठन किया गया, तो मॉस्ट्रिच संधि के आधार पर। कब किया गया, 1992 में। नोट कर लीजिएगा। यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है वो यूरो है। यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है उसका नाम यूरो है। लेकिन ध्यान रहे, यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर हैं उनके लिए अनिवार्य नहीं है कि आप यूरो करेंसी रखो ही। जिसको मर्जी रखेगा, जिसको मर्जी नहीं रखेगा। जिसके पास, यूरोपियन यूनियन के जिस देश के पास यूरो करेंसी है उसे यूरो जोन के नाम से जानते हैं। उसे क्या जानते हैं, यूरो जोन के नाम से जानते हैं। यूरो जोन, टोटल यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्री है। टोटल यूरोपियन यूनियन में कितने कंट्री हैं, 28 कंट्री है। लेकिन यूरोपियन यूनियन के 28 कंट्री में से केवल 19 के पास ही यूरो करेंसी है। यानी पूछा जाए कि यूरो जोन में कितने मेंबर हैं, तो 19 मेंबर हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। देखो, बफर स्टेट का मतलब होता है दो बड़े राज्यों के बीच छोटा राज्य। दो बड़े राज्यों के बीच लड़ाई झगड़ा को सुलझाने के लिए जो बीच का राज्य होता है उसी को बफर स्टेट बोलते हैं। जैसे चीन और भारत के बीच नेपाल क्या है, बफर स्टेट है। चीन भारत के बीच भूटान क्या है, बफर स्टेट है। तो दो बड़े देश के बीच छोटे देश को बोला जाता है बफर स्टेट। इनमें कौन सा देश है जो बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है, कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं ऐसा है जो दो देश के बीच लड़ाई झगड़ा को सुलझाने में मदद करे, कोई भी देश नहीं है इसमें से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई। इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। बफर स्टेट का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। बफर स्टेट का मतलब दो बड़े देश के बीच एक छोटा देश जो दोनों देशों के बीच लड़ाई को सुलझाने में मदद करता है, उसको बफर स्टेट बोलते हैं। एग्जाम्पल में बताया मैंने कि इंडिया और चीन के बीच नेपाल, इंडिया चीन के बीच भूटान, ऐसा बफर स्टेट में काम करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सर्वाधिक व्यापारिक मत्स्य क्षेत्र, सर्वाधिक व्यापारिक मत्स्य क्षेत्र कहाँ स्थित है। देखिए, उच्च अक्षांश में भी है, ठंडे पानी में, यानी जहां पर ठंडे पानी में भी मछलियां मिलती हैं, और गर्म पानी में तुलनात्मक रूप से कम अक्षांश, यानी गर्म प्रदेश। कम अक्षांश का मतलब गर्म प्रदेश होता है। इन दोनों में, यानी आंसर हो जाएगा इन दोनों में। इसलिए आंसर कर लीजिए आप, इनमें से एक से अधिक। इसका आंसर भी क्या होगा, ई होगा। इनमें से एक से अधिक, यानी कि ए भी होगा और बी भी होगा। ध्यान रहिए। अगला ये नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घुमंतु जनजाति नहीं है। तो याद रखिए, कजाक भी है, मसाई भी घुमंतु है, और लैप्स भी घुमंतु है। तो कजाक, मसाई और लैप्स मिलता है यूरोप में, मसाई मिलता है अफ्रीका में, कजाक कजाकिस्तान में। ये सब घुमंतु जनजाति है, एक स्थान पर नहीं रहते, अपने पशुओं को लेकर यहाँ वहां भटकते हैं। लेकिन पिजिम्स जो है ये घुमंतु जनजाति में नहीं आता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। इसका सही, कौन घुमंतु जनजाति नहीं है पूछ रहा है, तो पिजिम्स। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन सी उपजाति मंगोलों से संबंधित है। देखो भाई, शुरुआत में पूरे दुनिया में जिस प्रजाति की उत्पत्ति हुआ उसका नाम है काकेसाइड, मंगोलियाइड और निग्रोइड। काकेसाइड की उत्पत्ति यूरोप के क्षेत्र में हुआ, मंगोलियाइड की उत्पत्ति तिब्बत, चीन, जापान में हुआ, और जो निग्रोइड की उत्पत्ति हुआ वो अफ्रीका में हुआ। आप जानते हैं, तो मंगोलियाइड, निग्रोइड और काकेसाइड, दुनिया में पहले यही तीन प्रजाति के लोग थे, लेकिन बाद में मिक्स होकर के कई प्रजाति का निर्माण हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी जनजाति है जो मंगोलियाड का मतलब जो तिब्बत में, जापान में छोटे छोटे आंख वाले, बिखरा हुआ बाल, चौड़ा ललाट, बड़ा कान, आपने देखा होगा तिब्बत के लोग कैसे होते हैं, एकदम आंख छोटा छोटा होता है। समझा रहा है बात ना। तो इसको बोलते हैं मंगोलियाड प्रजाति। इनका शरीर हल्का पीलापन लिए हुए होता है। मंगोलियाड प्रजाति के लोगों का शरीर हल्का पीलापन लिए होता है, ललाट चौड़ा होता है, कान बड़ा होता है, आंख छोटा होता है। इनको मंगोलियाड कहते हैं। इनकी उत्पत्ति तिब्बत और जापान में हुआ है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी जनजाति है जिनका संबंध मंगोलियाड से है। तो एस्किमो जनजाति। एक्चुअली में एस्किमो जनजाति जो है वो ग्रीनलैंड और कनाडा में निवास करता है। कहाँ निवास करता है, ग्रीनलैंड और कनाडा में। एस्किमो जनजाति, आप लोग याद रखिएगा, एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड और कनाडा में रहता है। और साथ में मछली को, सील मछली के शिकार के लिए एक हथियार का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है हार्पून। क्वेश्चन आता है कि हार्पून नामक हथियार का प्रयोग सील मछली के शिकार के लिए कौन सी जनजाति करता है, एस्किमो। और एस्किमो कहाँ रहता है, ग्रीनलैंड और कनाडा में। ग्रीनलैंड की राजधानी नुक है, गार्थाव है, और कनाडा की राजधानी ओटावा है। तो ये एस्किमो जनजाति मंगोलियाड प्रजाति से संबंधित है, याद रखिएगा।
अगला ये, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऑप्शन दिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, नहीं बिल्कुल नहीं, महाभियोग हमेशा संसद में लाया जाता है। तो लिखा है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में। अभी क्या बताया हो, अभी तो बताया था आप लोगों को, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो या सुप्रीम कोर्ट के जज पर महाभियोग हो, और लोकसभा राज्यसभा कहीं भी शुरुआत किया जा सकता है। तो संसद के किसी भी सदन में इसकी शुरुआत की जा सकती है राष्ट्रपति पर महाभियोग का, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न। आइए इस सेशन का अंतिम प्रश्न है। आज हम लोग 50 प्रश्न ही आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम लोग आगे भी प्रश्नों का डिस्कशन जारी रखेंगे और लगातार लॉकडाउन के पूरे सेशन में हम लोग काफी इसका फायदा उठाएंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। संसद के दोनों सदनों को कई मामलों में एक ही जैसा शक्ति प्राप्त है, केवल निम्न को छोड़कर। कौन कौन सा ऐसा है इसमें से जो लोकसभा राज्यसभा में एक समान शक्ति, संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा को एक समान शक्ति मिला है? कौन ऐसा दो है जिसको छोड़कर एक समान शक्ति नहीं है? कौन कौन है भैया? वित्तीय मामला यानी धन विधेयक और मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व। ये मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो केवल लोकसभा के पास से पावर है। और वित्तीय मामले, धन विधेयक, इसमें भी लोकसभा को ज्यादा पावर है। इन दोनों को छोड़कर बाकी ये जो बाकी दोनों है, इन दोनों में लोकसभा राज्यसभा को सामान्य पावर है। संविधान संशोधन में भी और राष्ट्रपति के चुनाव में भी लोकसभा राज्यसभा दोनों बराबर तरीके से भाग लेते हैं, लेकिन इन दोनों में दोनों का बराबर हक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। तो आज हम लोग सेशन यहीं तक रखेंगे। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस तरह से लगातार हम आपके लिए सेशन लाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, काफी फायदा होने वाला है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, शुभकामनाएं।